जय हिंद फ्रेंड्स। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की सीरीज हमारी चल रही थी और उस सीरीज में हम लोग लगभग एक पूरा पोर्शन जो है बेसिक्स का वो ख़त्म करने वाले हैं। मूल अधिकार हमने देख लिया, प्रस्तावना देख लिया, नागरिकता देख ली। अब जो हमारा लास्ट कल चैप्टर ख़त्म हुआ है वो है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आज हमारा एक सेगमेंट समाप्त हो रहा है और वो लास्ट टॉपिक है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज। कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, जब हम अधिकार की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उन अधिकारों में क्या है, कुछ हमारे कर्तव्य अंतर्निहित होते हैं। अब बात ये आती है कि ये कर्तव्य अगर अधिकार के साथ अंतर्निहित हैं तो इनको संविधान में अलग से जोड़ने की जरूरत क्या पड़ी। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें कहीं भी फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर संविधान में नहीं है, सिवाय एक देश के। वो कौन सा देश है? जापान। तो जापान एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर मूल कर्तव्य नाम का एक चैप्टर है संविधान में। बाकी ये जो कर्तव्य की बात है ये सब के सब समाजवादी देशों में है, लोकतांत्रिक देशों में नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिकार क्या होता है? राज्य का व्यक्ति के प्रति कर्तव्य, कि राज्य ये चीजें व्यक्ति को देगा या नहीं करेगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीनेगा। तो अधिकार क्या है? राज्य का व्यक्ति के प्रति कर्तव्य। तो अधिकार राज्य का व्यक्ति या नागरिक के प्रति। नागरिक इस वजह से नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अधिकार, मूल अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, मतलब विदेशियों को भी और नागरिकों को भी। ठीक है, इस वजह से व्यक्ति लिखा जा रहा है। और कर्तव्य क्या है? व्यक्ति का राज्य के प्रति उत्तरदायित्व। यहां भी उत्तरदायित्व ही लिख सकते हैं। राज्य को क्या करना चाहिए ये अधिकार बताएंगे कि राज्य ये काम नहीं कर सकता। और कर्तव्य क्या है? कि व्यक्ति राज्य के प्रति कितना, क्या क्या काम करना व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ठीक। अब किसी भी लोकतांत्रिक देश में सिवाय जापान के कहीं भी ये मूल कर्तव्य नाम से चैप्टर नहीं है। केवल और केवल ये कॉन्सेप्ट कहाँ का है? समाजवादी देशों का, सोशलिस्ट जो कंट्रीज हैं उनका, जैसे रसिया, रूस, चीन, इनका सबका, उत्तर कोरिया। ठीक। अब बात ये आती है कि ये संविधान के किस भाग में है, कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित हैं और ये कहाँ से लिया गया है। ये हमने सभी जगह मूल अधिकार में, डीपीएसपी में सभी जगह देखा। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है, जिसको आप सोवियत संघ रूस कहते थे, यूएसएसआर। दूसरी बात, भाग 4A इसमें ये रखा गया है। और इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो अनुच्छेद 51A। मूल संविधान में ये नहीं था। जब संविधान लागू हुआ 1900, भारत के आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद 1949 में जब ये लागू हुआ 26 नवंबर 1950 को, तब ये जो है मूल कर्तव्य नहीं था, 26 जनवरी 1950 को। अब क्या हुआ? तो मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी और इसी समिति के द्वारा मूल कर्तव्य क्या किया गया?
संविधान में शामिल किया। अब बात ये आती है कि इन मूल कर्तव्य की जरूरत क्या पड़ी। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कि मूल कर्तव्य की आवश्यकता। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। मूल कर्तव्य आपको याद दिलाते हैं कि अगर आपके पास कुछ अधिकार हैं तो आपके पास क्या है, कुछ कर्तव्य भी हैं। तो जो कर्तव्य को फॉलो नहीं करेगा उसके मूल अधिकार की कटौती भी हो सकती है। ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आप कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो अधिकार की बात नहीं करें। ठीक, अब यहाँ पर एक कोट जरूर याद आता है तो आपको बताए दे रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारे पास कुछ अधिकार हैं तो इस बात में ये चीज अंतर्निहित है कि हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। जैसे उन्होंने ये कहा था कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करे तो दूसरे व्यक्ति को अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। उदाहरण देखिए, अगर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक कर्तव्य की तरह, अच्छे नागरिक की तरह पालन करें तो दूसरे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी अपने आप मिल जाए। मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम वही व्यवहार करें दूसरे के साथ जो हम खुद के प्रति अपेक्षित रखते हैं कि दूसरा भी हमसे उसी प्रकार व्यवहार करे जैसे हम उसके साथ कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको संविधान ने मूल अधिकार दिया है, कुछ अधिकार दिए हैं, संविधान ने कुछ कर्तव्य भी दिए हैं। ठीक, अब उन कर्तव्यों की कुछ टोटल संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे, प्लस एक और जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये वही संविधान संशोधन है जिसके तहत राइट टू एजुकेशन लाया गया, आर्टिकल 21A लाया गया, शिक्षा का अधिकार, ये मूल अधिकार है। इसी के द्वारा संशोधन किया गया आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 में क्या कहा गया कि 0 से 6 वर्ष तक, मतलब 6 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की। राज्य वो व्यवस्था करेगा। लेकिन ये जो एक मूल कर्तव्य ऐड किया गया उसमें ये कहा गया इसी संविधान संशोधन के द्वारा कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी का मूल कर्तव्य किसका है? उनके माता पिता का। तो माता पिता उनको शिक्षा दिलाएंगे और ये उनका क्या होगा? मूल अधिकार होगा 21A के तहत। बात समझ में आ गई? तो ये बात थी। तो अब टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है तो शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है। केवल और केवल आर्टिकल 45 में ही ये कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। बाकी हर जगह 6 से 14 वर्ष ही है। तो देख लेते हैं कि मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला मूल कर्तव्य क्या है? इस संविधान का सम्मान, उसके आदर्शों का, उसके द्वारा स्थापित संस्थाओं का, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज, इनका सम्मान किया जाना चाहिए। जो यहाँ पर हाईलाइटेड चीज है जो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगीत नहीं है। ठीक, इनका क्या करना चाहिए?
सम्मान करना चाहिए। ठीक, सम्मान और संविधान का सम्मान और पालन, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं खाली सम्मान करें और मन में कुछ और हो और उसके तहत चलें ना, दिनचर्या ना रखें। ठीक, सेकंड बात, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, मतलब उनका ध्यान रखें और सम्मान करें उन आदर्शों का। ठीक, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली फॉर सिटीजन्स हैं, नागरिकों के लिए, जबकि अधिकार किसके लिए हैं? नागरिकों के लिए भी और विदेशियों के लिए भी, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन ड्यूटीज किसके लिए हैं? केवल और केवल नागरिकों के लिए ही। ठीक, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखें, मतलब उनको कोई हानि नहीं पहुंचाना। ठीक, चौथा, देश की रक्षा करें और मौका पड़ने पर, अवसर मिलने पर सैन्य सेवा भी करें। जैसे इजराइल में अनिवार्य सैन्य सेवा है, उत्तर कोरिया में अनिवार्य सैन्य सेवा है, कि आपको मिनिमम कुछ जीवन के वर्ष वो आपको सेना में देने हैं, अनुशासन सीखने के लिए, अपने देश की भलाई के लिए और जीवन जीने के लिए। ठीक, फिफ्थ, फिफ्थ क्या है? समरसता और भ्रातृत्व की भावना। मतलब वर्ग, जाति, धर्म, इनके आधार पर भेद ना करें। और साथ में क्या लिखा है कि उन प्रथाओं का परित्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, मतलब ऐसी कोई प्रथा का आप बढ़ावा नहीं देंगे या उनको फॉलो नहीं करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के लिए क्या करें, सम्मान को ठेस पहुंचाए। ठीक, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि सामाजिक संस्कृति का सम्मान और उसको अछोड़े रखें, उसको बिगाड़े नहीं। ठीक, सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। जैसे वन, वन्य जीव, झील, झरने, इनको गंदा नहीं करना है, ये आपका कर्तव्य है नागरिकों का। अब देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा राज्य भी करेगा, लेकिन ये कब करेगा? 48A के तहत, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आया।
जो कि डीपीएसपी में है। और प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा मनुष्य का भी कर्तव्य है, नागरिकों का भी कर्तव्य है। दोनों में आपको ये यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, तो ये किससे रिलेटेड है? मूल कर्तव्य से। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है, एक आदेश टाइप या अनुदेश टाइप दिया गया है इस लैंग्वेज में। लेकिन वहाँ पर क्या है डीपीएसपी में, कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि राज्य जो है प्राकृतिक पर्यावरण के रक्षा का दायित्व राज्य पर होगा। तो ऐसा स्टेटमेंट आएगा, वहाँ पर राज्य वर्ड लिखा रहेगा या एक आदेश देने वाली बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक कर्तव्य की लैंग्वेज लिखी रह जाएगी। तो इसी से आप जानेंगे कि ये स्टेटमेंट मूल कर्तव्य का है या डीपीएसपी। ठीक, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो 7 तक हो गया प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। 8th पॉइंट क्या कहता है? वैज्ञानिक अनुसंधान, मानववाद, या ये कहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये विकसित करना ये प्रत्येक मनुष्य का क्या है? कर्तव्य है। ठीक। 9th, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें एंड, यहां पर ये भी लिखिएगा, हिंसा से दूर रहें। ठीक। जो 10वां मूल कर्तव्य है, 10वां मूल कर्तव्य क्या कहलाता है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें हो गया। 10वां मूल कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा अपना विकास करें, जिससे कि राष्ट्र का के लक्ष्य में योगदान दे सकें, राष्ट्र को सर्वोपरि रख करके उसके डेवलपमेंट में क्या करें? योगदान दे सकें। और 11th आपको पता ही है, ये क्या है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, मतलब स्कूल भेजेंगे। ठीक है, ये माता पिता का भी कर्तव्य बना दिया गया और राज्य का भी कर्तव्य बना दिया गया मूल अधिकार से, कि राज्य उनको शिक्षा का प्रावधान करेगा। ठीक, तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिए। दूसरी बात, जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उन्होंने कुछ मूल कर्तव्यों को भी रिकमेंडेशन दी थी कि इनको भी मूल कर्तव्य में शामिल किया। कौन कौन सी रिकमेंडेशन थी? परिवार नियोजन, ताकि जनसंख्या नियंत्रण बना रहे। कर अदायगी, टैक्स देना भी क्या है? मूल कर्तव्य के लिए इन्होंने कहा है। ठीक, और एक और था, हाँ, हो सकता, कुछ जो है मतलब जाति और धर्म से रिलेटेड था। चलिए याद आएगा तो बता देंगे।
तो ये सब क्या है, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। 2 पॉइंट मैं दरअसल भूल रहा हूँ, वो याद आएगा अभी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इनको भी इन्होंने क्या किया था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था कि ये भी मूल कर्तव्य में शामिल किया जाए। हाँ, एक ये था अनिवार्य मतदान। ठीक है, वोटिंग राइट्स भी क्या किया जाए, मूल कर्तव्य में शामिल किया जाए। ठीक, लेकिन राज्य ने नहीं माना। ठीक, एक हाँ, जातिवाद की समाप्ति। एक और दिया था क्या, मंत्रियों के कर्तव्य। मतलब जनता के कर्तव्य तो, नागरिकों के कर्तव्य तो बता रहे हैं, लेकिन मंत्रियों के क्या कर्तव्य हैं ये भी, लेकिन इनको क्या किया गया, लागू नहीं किया गया, मूल कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, अब बात आती है कि मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट की आपस में तुलना कर लेते। ये दोनों गैर वाद योग्य हैं या गैर न्यायोचित। मतलब इनके उल्लंघन पर इनको लागू करने के लिए कोर्ट की शरण नहीं ली जा सकती, न्यायपालिका की शरण नहीं ली जा सकती, लेकिन ये वाद योग्य। हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी में, डीपीएसपी में क्या क्या कहा गया है कि राज्य के ये कर्तव्य हैं, राज्य ये काम करेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा गया कि नागरिक के ये कर्तव्य हैं। नागरिक के कर्तव्य किसके प्रति हैं, राज्य के प्रति। और आप ये ध्यान रखिएगा कि अधिकार की अनुपस्थिति में, अगर अधिकार ना हो, मूल अधिकार ना हो, तो राज्य निरंकुश हो जाएगा। और अगर कर्तव्य की अनुपस्थिति हो तो व्यक्ति निरंकुश। तो व्यक्ति निरंकुश हो जाए, मतलब कर्तव्य के बिना अधिकार की बात नहीं की जा सकती। अगर आपको कुछ अधिकार मिला है तो आपके कुछ न कुछ जिम्मेदारी भी है, उत्तरदायित्व भी है। ठीक, और इस पर एक बार निबंध भी पूछा गया है अधिकार और कर्तव्य पर। ठीक है, तो ये चीजें जरा सोचिएगा। दूसरी बात ये थी, ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज बाध्यकारी हैं जिनके लिए राज्य ने कानून बनाया। वो बाध्यकारी हैं, मतलब उसमें, उस केस में क्या हो सकता है कि उनको लागू करने के लिए कोर्ट की शरण ली जा सकती है। ठीक, कौन कौन से हैं जरा यहां पर देख लेते हैं। ये देखिए, इनके लिए इनके लिए क्या किया कि ध्वज संहिता बनाई गई। आपने सुना होगा, ध्वज संहिता में क्या लिखा गया है कि किन किन समय पर ध्वज को, राष्ट्र ध्वज को फहरा सकते हैं, किस समय नहीं फहरा सकते,
जब फहरा रहे हों तो क्या किस माहौल में फहराना चाहिए और कब नहीं फहराना चाहिए। ठीक। बैठ करके राष्ट्रगान, जब तक कोई शारीरिक अक्षमता ना हो, बैठ करके आप राष्ट्रगान नहीं गा सकते। खड़े होना है, सावधान की मुद्रा में रहना है। मुस्कुराना नहीं है राष्ट्रगान गाते समय, कि हंसे जा रहे हैं राष्ट्रगान गा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले क्या था कि सूर्यास्त के बाद झंडा नहीं फहरा सकते। ठीक। तो ये सब ध्वज संहिता है। तो ध्वज संहिता का जब बना दिया गया कानून, स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो है पालन करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है, और ये कर्तव्य क्या है, बाध्यकारी है। ठीक। यहाँ पर देखिए और क्या हो सकता है, इससे संबंधित कानून क्या बना है, ये समरसता और भ्रातृत्व की भावना से संबंधित, मतलब इनके आधार पर भेदभाव नहीं करना। तो धर्म, जाति, इनके आधार पर वोट मांगना अपराध है, आपकी सदस्यता चली जाएगी। जब अस्पृश्यता का अंत, मतलब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया 1955 में, तो उसमें कहा गया कि अस्पृश्यता खत्म है। तो उसमें ये एक प्रावधान है कि जो भी उसका अस्पृश्यता का दोषी पाया गया, अस्पृश्यता को फॉलो करने, मतलब अपोज करने वाला, तो जो भी दोषी पाया गया वो जो है उसको विधानसभा या सांसद की सदस्यता, संसद की सदस्यता वो खत्म हो जाएगी। वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं होगा, अयोग्य करार दिया जाएगा। तो ये सब क्या है, इससे संबंधित कानून है। महिलाओं से संबंधित भी कानून बना है। ठीक है। और क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा संबंधित वन्य जीव अधिनियम और ये सब बने हैं। ठीक। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, ये देखिए, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, हिंसा करने का अधिकार नहीं है। कर्तव्य में साफ साफ, अधिकार में साफ साफ लिखा है कि आप बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन हिंसा नहीं कर सकते। ठीक। तो ये सब क्या है, कुछ कानून बने हैं जो कि अपने आप में क्या है, बाध्यकारी हैं। ठीक। नेक्स्ट, आलोचना। किस आधार पर आलोचना की जाती है। आलोचना, एक आपने विधि विशेषज्ञ पालकी वाला जी का नाम सुना होगा। इनकी 2-3 विषयों पर जो इन्होंने आलोचना की है वो काफ़ी मशहूर है। एक तो मूल कर्तव्य पर, दूसरा इन्होंने एक कैग पर लिखा है, कैग पर क्रिटिसाइज किया है कैग को, तो उस पर भी हम चलेंगे जब कैग पढ़ेंगे। ठीक है। पालकी वाला जी ने कहा कि जिस देश में 50% से ज़्यादा लोग अशिक्षित हों, तो वहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, जहाँ पर लोग जाति और धर्म के नाम पर वोट देते हों, वहाँ पर सामाजिक समरसता और भ्रातृत्व की भावना डेवलप करना, ये अपने आप में क्या है, बेईमानी है, अपने आप में क्या है, विरोधाभासी है। तो सबसे पहली आलोचना इसकी होती है विरोधाभासी। विरोधाभासी क्यों, मतलब दो अपोजिट तत्व एक साथ देखने को मिले। कौन से अपोजिट तत्व, एक तो अशिक्षा, गरीबी, ये सब है एक और। उस समय जब समय ये संविधान बना था 75% पॉपुलेशन क्या थी, अशिक्षित थी। उस परिवेश में आप क्या कह रहे हैं, क्या कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगा कैसे, जब आदमी शिक्षित होगा, शिक्षा का महत्व जानेगा, तब वो वैज्ञानिक तरीके से सोच पाएगा। तो ये दोनों क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, एक दूसरे के प्रति क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी। विरोधाभासी में एक चीज और लिख सकते हैं, जब अशिक्षा, गरीबी, जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण है, तो उस माहौल में
इसी के नाम पर क्या हो रहा है, वोटिंग चल रही है। ये भी दोनों चीजें क्या हैं, विरोधाभासी। वैमनस्य ये जो समरसता और भ्रातृत्व की भावना है वो कभी रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। ठीक, तो ये एक पहला क्रिटिसिज्म है विरोधाभासी का। ठीक, दूसरा, लोकतांत्रिक भावना का विरोधी। दूसरी आलोचना क्या कह रही है, लोकतांत्रिक भावना का विरोधी। लोकतांत्रिक भावना के विरोधी में कौन सा पॉइंट लिखेंगे कि एक तरफ तो आप फंडामेंटल राइट दे रहे हैं कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, और साथ में उन अधिकार के साथ साथ क्या उस पर प्रतिरोपित कर रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं दायित्व, दायित्व या कर्तव्य उस पर आप डाल रहे हैं। तो ये दोनों चीजें क्या हैं, विरोधाभासी हैं। लेकिन ये ऊपरी तौर पर ही विरोधाभासी हैं, ध्यान रखिए। अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। संविधान क्या है, एक पूरा मनुष्य के शरीर जैसा है। आप उसके किसी भाग को, किसी चीज को अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते। हर एक चीज दूसरे चीज से रिलेटेड है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की आज़ादी छीन लेंगे, दूसरे को गाली दे देंगे, दूसरे उतना उतना ही अधिकार दूसरे को भी है। अगर वो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी आप ही की तरह शो करेगा तो फिर आपका मुश्किल हो जाएगा रहना। इसलिए आपका ये कर्तव्य है कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी में दूसरे के भी अभिव्यक्ति के अधिकार को शामिल किया गया है। अगर आपका कर्तव्य है कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करना रहना, तो ये दूसरे को अपने आप अधिकार मिल जाएगा कि वो भी अपने को क्या करे, अभिव्यक्त कर सके, लेकिन शांतिपूर्ण। तो ये दोनों चीजें ऊपरी उससे दिखती हैं कि विरोधाभासी के एक तरफ अधिकार भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कर्तव्य भी आरोपित कर रहे हैं, और कर्तव्य में कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिनको कानून के द्वारा बाध्यकारी बना दिया गया। मैंने आपको बताया कि अगर इनका उल्लंघन करते हैं तो वो क्या होगी, उस मामले पर सजा होगी। और इन सब चीजों के बाद भी महत्व क्या है इनका, महत्व यह है कि एक लोकतांत्रिक राज्य में आप रह रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप, जैसे आप ये चाहते हैं कि राज्य आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करे, वैसे ही आपका भी ये कर्तव्य है कि आप भी राज्य के प्रतीकों का, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों का सम्मान करें, दूसरे नागरिकों का सम्मान करें, महिलाओं के प्रति आदर व्यक्त करें। कुछ ऐसी प्रथा का इस्तेमाल मत कीजिए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक, पर्यावरण की रक्षा करें। जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, अगर हम उसी को गंदा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें क्या करेगी, गाली देगी और कुछ नहीं करेगी कि इन्होंने पता नहीं हमारे लिए क्या छोड़ कर गए, अपना तो पूरा भरपूर आनंद लिए। समझ गए बात। देखिए कई सारे वन्य जीव क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, केवल और केवल किस कारण से, मानव जनित गतिविधियों के कारण। कोई जंगल ही काटे दे रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। तो डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन एक सीमा के भीतर, ताकि संधारणीय विकास हो। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी कवर हो गई। महत्व इनका यही है कि एक लोकतांत्रिक देश में होने के नाते आपके पास अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं। किसी को भी किसी पर बढ़त नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक हैं, और सभी में एक दूसरे का सामंजस्य बनाकर चलने की क्षमता है। न किसी की अति हो, न किसी को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाए। ठीक, कल हम लोग देखेंगे एक संवैधानिक आयोग बना था जब संविधान लागू होने के 50 वर्ष हो गए थे, तो उसके रिव्यू के लिए। तो जो हमारा ये मेन टॉपिक था, मतलब एक सेगमेंट संविधान का आपका खत्म हो गया, जिसमें हमने नागरिकता पढ़ा, सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पढ़े, मूल अधिकार पढ़ा, मूल कर्तव्य पढ़ा, और डीपीएसपी पढ़ा। तो संवैधानिक जो रिव्यू आयोग था,
उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी किसके लिए, ये चीज़ें हम लोग कल एक लेक्चर में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और लिख लिख करके रिवाइज कीजिए। किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पढ़िएगा, एक बार पढ़िए फिर लिख करके देखिए, यही तरीका है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना है और 4 ऑप्शन देख करके सही ऑप्शन चुनना है। तो जब आप लिखे रहेंगे ना, तो वो अवचेतन मस्तिष्क में चीज़ें चली जाएंगी। ठीक, किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, मेन मेन पॉइंट आप पॉइंट में याद रखेंगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। बार बार रिवीजन कीजिए, लिख करके रिवीजन कीजिए, रिवीजन का कोई विकल्प नहीं, ठीक वैसे ही। और दूसरी बात, हमेशा इंटरेस्ट से पढ़िएगा, बोझ के तरीके से नहीं। ठीक वैसे ही जैसे शोले मूवी देखे होंगे, बसंती का नाम एक ही बार में याद हो गया होगा। उसका कारण ये था क्योंकि मेमोरी इज सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है तो आपका दिमाग भी, आपकी मेमोरी भी उतनी ही फास्ट चलेगी, उतनी ही चीज अच्छे से चीज़ों को कैप्चर करेगी। अगर आप बोझ की तरह पढ़ रहे हैं तो चीज़ें फिर वो बोझ की तरह ही लगेंगी, तो उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब। ठीक, तो नहीं पढ़ने का मन, आराम से घूमिए, एंजॉय कीजिए, 2-4 मूवी देखिए। ठीक, 8-10 किलोमीटर दौड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पढ़ने का मन है, एकदम इंटरेस्ट जगा कर पढ़िए, चीज़ें आपका कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए। ठीक, तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है और कल हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेशंस